नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भारत सरकार ने बीते दिनों कहा कि वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो पिछली वर्ष की इसी अवधि में रही 5.6% से काफी अधिक है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार देश ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। एक तरफ जब भारत ने अपना अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत के जीडीपी और नेशनल अकाउंट्स यानी आंकड़ों की गुणवत्ता को C रेटिंग दी है। इसके बाद ये बहस छिड़ गई कि जब जीडीपी के आंकड़े विकास की तरफ इशारा कर रहे हैं तो IMF ने C रेटिंग क्यों दी। बीजेपी ने इस बहस को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की सोशल मीडिया पर पोस्ट के जवाब में बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा, यह चिंता की बात है कि पूर्व वित्त मंत्री डर फैला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी यह बात नहीं पचा पा रही है कि भारत अब वह फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था नहीं है जिसे वह छोड़कर गए थे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार से सवाल किया था, वो बताएं कि IMF ने अपनी सालाना समीक्षा में भारत के राष्ट्रीय अकाउंट स्टेटिक्स को C ग्रेड में क्यों रखा है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरा है, तो वही कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि इस मुद्दे की बुनियादी वजह 2011 से 12 का आधार वर्ष है और कई सालों से तकनीकी मापदंडों की वजह से ये ग्रेड बदला नहीं है। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश का कहना है, गॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। निजी निवेश में किसी भी नई रफ्तार के बिना हाई जीडीपी की दर टिकाऊ नहीं है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, IMF का कहना है कि भारत के नेशनल अकाउंट्स और इन्फ्लेशन के आंकड़े अनौपचारिक क्षेत्र और लोगों के खर्च करने के पैटर्न जैसे प्रमुख पहलुओं को नहीं दर्शाते हैं। उनका कहना है कि भारत को पिछले साल भी IMF ने C ग्रेड ही दिया था, फिर भी कुछ नहीं बदला। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि IMF की रेटिंग कई सालों से बदली नहीं है और तकनीकी मापदंडों से ये सालों से C है, ना कि जीडीपी के आंकड़े फर्जी है। 26 नवंबर को IMF ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि निगरानी के लिए पर्याप्त डेटा न होने के कारण भारत को C ग्रेड दिया गया है। दरअसल IMF उसे उपलब्ध कराए गए डेटा को 4 वर्गों में यानी ग्रेड्स में बांटता है। पहला, निगरानी के लिए पर्याप्त डेटा यानी A ग्रेड। दूसरा, डेटा में कुछ कमियां हैं लेकिन समग्र रूप से ये निगरानी के लिए पर्याप्त है। तीसरा, डेटा में कुछ कमियां हैं जो निगरानी की प्रक्रिया को कुछ हद तक प्रभावित करती है। और चौथा, डेटा में गंभीर कमियां हैं जो निगरानी को काफी हद तक बाधित करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल अकाउंट्स के आंकड़े की फ्रीक्वेंसी सही है और पर्याप्त बारीकी में उपलब्ध है, लेकिन इसमें मेथोडोलॉजिकल खामियां हैं जो इसके सर्विलांस में बाधा डालती है। IMF का कहना है कि भारत सरकार जिस डेटा का इस्तेमाल करती है वो साल 2011 या 12 का है और ये आधार वर्ष अब प्रासंगिक नहीं रहा। साथ ही भारत प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का नहीं बल्कि थोक मूल्य सूचकांकों होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें डेटा में फर्क आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि NBFC यानी नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, परिवारों और पूरे सिस्टम में वित्तीय इंटरकनेक्टेडनेस को लेकर उपलब्ध डेटा सीमित है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि 2011-12 का आधार वर्ष तकनीकी मुद्दों का प्राथमिक कारण है और विडंबना है कि जब सरकार ने आधार वर्ष 2011-12 को अपडेट किया तो विपक्ष ने गड़बड़ी का रोना रोया। इसके साथ ही अमित मालवीय ने बताया कि सरकार ने घोषणा की है कि इन मुद्दों को देखने के लिए वो आने वाली फरवरी 2026 में 2022-23 की सीरीज में बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि इस चीज को नजरअंदाज किया गया कि भारत को फ्रीक्वेंसी और सामयिकता के लिए A ग्रेड मिला है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर का मानना है कि जीडीपी के आंकड़ों पर सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं। जाने माने पत्रकार करण थापर से एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीडीपी के लिए 2011-12 सीरीज के आंकड़ों को तो पहले खुद सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। नोटबंदी के वक्त लगभग 3 लाख कंपनियों को सेल कंपनी कहते हुए बंद कर दिया गया, लेकिन आंकड़ों पर इसका असर नहीं पड़ा। सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर के दौरान पता चला कि लगभग 35% कंपनियों ने जहां लिस्ट किया था वहां वो नहीं है। वो फिर डेटा सही कैसे हुआ? डेटा में ये सब रिफ्लेक्ट करना चाहिए। 2019 में रिपोर्ट आई कि बेरोजगारी दर 45 सालों के अपने सबसे अधिक स्तर पर है। फिर जनगणना में नहीं हुई तो फिर आंकड़ों पर सवाल उठाना लाजमी है। बीते सालों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक के बाद एक झटके लगते रहे। पहले नोटबंदी, फिर GST,
जिसमें कई समस्याएं थी। इसके बाद गैर वित्तीय बैंकिंग सेक्टर मुश्किलों में घिर गया और फिर कोविड महामारी ने अनऑर्गेनाइज्ड को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ऐसे में जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके को 4 बार तो बदला जाना चाहिए था, लेकिन उसे एक बार भी बदला नहीं गया। एक तरफ सरकार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लेकर स्वतंत्र आकलन नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मान रही है कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह ग्रो कर रहा है, लेकिन जो झटके लगे हैं उससे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अधिक प्रभावित हुआ है। ऐसे में एक गिर रहे सेक्टर के आंकड़े को ग्रो कर रहे सेक्टर के आंकड़ों की तरह देखा जा रहा है। इसके अलावा अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सरकार ने दोस्त तुर्की के बाद अब श्रीलंका को धोखा दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर उसकी किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान ने मानवीय सहायता के नाम पर चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को एक्सपायरी फूड आइटम भेज दिया है। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायोग ने जो तस्वीरें जारी की है उससे इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर पानी, दूध और बिस्कुट भेजा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर इसकी तस्वीरें देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को पकड़ लिया। अब ये तस्वीरें शेयर करके कंगाल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, जिससे श्रीलंका की सरकार भड़क उठी है। वहीं पाकिस्तान को राजनयिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तस्वीर देकर बताया कि पाकिस्तान ने जो राहत सामग्री भेजी है उसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 है। उन्होंने पाकिस्तानी दूतावास को जमकर ट्रोल किया और कहा कि ये राहत सामग्री 10 परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं है और ऊपर से यह एक्सपायरी है। एक यूजर्स ने लिखा कि ये नीच किस्म के लोग हैं। हिंदू बहुल देश में भूकंप के दौरान बीफ भेजना और अब श्रीलंका को 1 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके खाने को भेजना यही दिखाता है। इससे पहले साल 2023 में भी तुर्की में भूकंप के दौरान पाकिस्तान ने वही राहत सामग्री वापस तुर्की को भेज दी थी जो उसने कराची में बाढ़ के दौरान उसने भेजा था। पाकिस्तान के तुर्की के साथ किए धोखे से उसकी जमकर किरकिरी हुई थी। इसके बाद कंगाल पाकिस्तान की सरकार ने अब श्रीलंका को एक्सपायरी खाना भेज दिया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपायरी और बेकार खाना देकर अधिकारियों को श्रीलंका के आपदा प्रबंधन और विदेश मंत्रालय से इसको लेकर गंभीर चिंता जतानी पड़ी। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से इस घटनाक्रम पर आपत्ति जताई। यही नहीं, श्रीलंका संकट के नाम पर पाकिस्तान ने भारत को फंसाने की कोशिश की, जिसे भारत ने तथ्यों के साथ फेल कर दिया। भारत ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के अनुरोध पर सोमवार को त्वरित विचार किया। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने पाकिस्तानी मीडिया में आई उन खबरों को फर्जी करार दिया जिनमें कहा गया है कि भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए पाकिस्तान को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजे भारतीय समय अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति मांगते हुए आधिकारिक अनुरोध किया था। अधिकारियों के मुताबिक चूंकि अनुरोध श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए किया गया था, इसलिए भारत ने इसे शीघ्रता से मंजूरी दे दी और सोमवार को शाम 5:30 बजे आधिकारिक माध्यम से पाकिस्तान को इसकी सूचना दे दी। उन्होंने बताया कि इस पर बेहद कम यानी मात्र 4 घंटे की नोटिस अवधि में कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भारत ने यह कदम पूरी तरह से मानवीय आधार पर उठाया। एक अधिकारी ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने में लगा हुआ है। यह आरोप बेबुनियाद और भ्रामक है। हवाई क्षेत्र से गुजरने के सभी अनुरोध स्थापित प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति पर भारत के निर्णय मानक परिचालन, तकनीकी और सुरक्षा आकलनों से संचालित होते हैं, न कि राजनीतिक विचारों से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में प्रसारित खबरें गलत है और गैर जिम्मेदाराना है। श्रीलंका चक्रवात के कारण आई भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 390 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसके अलावा अगली खबर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान बताया कि संघ का काम शक्ति, संवाद और समाज की सामूहिक चेतना से चलता है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का आधार है, परंपरा और मूल्यों को भूलना सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि भारत की सभी विचारधाराओं का केंद्र यही भूमि है और सबको साथ लेकर चलने के लिए धर्म आवश्यक है। योगी के शब्दों सनातन का उत्थान मतलब राष्ट्र का उत्थान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज का आधार न होता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उन्होंने साफ किया कि संघ ने कभी 100 साल पूरे करना लक्ष्य नहीं रखा। उद्देश्य हमेशा यह था कि काम जल्द और पूरे समाज को जोड़कर हो। विकास
तभी सार्थक है जब वह सबके लिए उपयोगी हो, अन्यथा विनाश की संभावना रहती है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का मूल भाव आपलेपना यानी अपनापन है। संघ का कार्य केवल संगठन खड़ा करना नहीं, बल्कि समाज में शक्ति, संवाद और सामूहिक जीवन की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना दुनिया किसी की नहीं सुनती, लेकिन यह शक्ति दंड की नहीं बल्कि संगठन, अनुशासन और सेवा से पैदा होती है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि भारतीय सोच की जड़ विविधता में एकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का भौतिकवादी विचार, विज्ञान या आधुनिकता बदल सकती है, लेकिन भारत की मूल परंपरा शाश्वत सत्य पर आधारित है जो अस्थायी रहती है। उनके अनुसार भारतीय विचार का प्रारंभ बिंदु चेतना, विविधता और एकता का संबंध है। अगर यह संबंध टूटे तो समाज बिखर जाता है, और अगर यह कायम रहे तो धर्म यानी सामूहिक जीवन को साधने वाला नियम अपना कार्य करता है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि समाज को अपने आचरण में यह भावना लानी होगी कि दुनिया एक परिवार है। उन्होंने कहा, एकता का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। मानव से लेकर सृष्टि तक सबके कल्याण की कामना ही धर्म का वास्तविक अर्थ है। संघ प्रमुख ने चेताया कि आज की पीढ़ी तेजी से बदली दुनिया में अपने मूल को भूल रही है। उन्होंने कहा, हमारी शताब्दियों पुरानी परंपरा ने ही हमें टिकाए रखा है। अगर हमने अपनी जड़ें भुला दी तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उनके मुताबिक परिवार से लेकर गांव, जिला, प्रांत और देश सभी व्यवस्था इसी अधिष्ठान पर खड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की बात गंभीरता से सुनती है, क्योंकि भारत की उभरती हुई शक्ति को पूरी दुनिया महसूस कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत से सीखना चाहती है और यही कारण है कि वह भारत की आवाज को महत्व देती है। इसके अलावा उन्होंने कहा, भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि ज्ञान और प्रकाश की परंपरा है। अगर भारत का विकास सबके विकास का कारण बने तो वही सच्चा विकास है, अन्यथा वह विनाश का प्रतीक बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जब बढ़ता है तो दुनिया को शांति और स्थिरता मिलती है। संघ प्रमुख ने संघ स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी ने जो बीज बोया वह आज वट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने कहा कि जंगलों, दूरदराज इलाकों और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। स्वयंसेवकों अपने प्राणों तक की आहुति देकर संघ का कार्य करते हैं। यह भक्ति से अधिक कर्तव्य और शक्ति का काम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राम मंदिर जब भव्य रूप में खड़ा हो चुका है, ध्वजारोहण भी हो गया है और इसी के साथ यह संदेश भी उभर रहा है कि देश का राष्ट्र मंदिर भी जल्द ही आकार लेगा और वह इससे भी अधिक विशाल और भव्य होगा। इस पृष्ठभूमि में हनुमान की व्याकुलता एक अलग ही भाव जगाती है। रामचंद्र का भाषण समाप्त होने के बाद हनुमान अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हैं। वे बेचैनी से पूछते हैं, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे यह दंड मिल रहा है? किस बात की सजा मुझे विनाश की ओर भेज रही है? जो कुछ भी घट रहा है वह तो आपकी ही शक्ति से होता आया है। मेरे भीतर जो अहंकार जन्म ले रहा है वह भाषण भी क्या आप ही नहीं देते, फिर मेरा अपराध क्या है? हनुमान के इन शब्दों में एक गहरी उलझन, आत्मव्यथा और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण झलकता है, मानो वे अपने अस्तित्व और भूमिका पर सवाल उठा रहे हो। मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि समाज की शक्ति का आधार है। जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे ही राष्ट्र मंदिर भी बने, अधिक भव्य और अधिक सुंदर बने। मोहन भागवत ने आगे कहा कि संघ का उद्देश्य किसी का विरोध नहीं बल्कि समाज को संगठित करना है। उनके अनुसार जब समाज खड़ा होता है तो राष्ट्र शक्तिशाली होता है। जब राष्ट्र शक्तिशाली होता है तभी दुनिया में शांति आती है। उन्होंने कहा कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता से मुक्त चरित्र ही भारत को विश्व के कल्याण की दिशा में आगे ले जा सकता है। इसके अलावा अगली खबर है काशी और मथुरा से जुड़ी हुई। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद की मुसलमानों को सलाह है कि वे मथुरा और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंप दे। उनका कहना है कि ये दोनों स्थान हिंदुओं के लिए उतने ही पवित्र हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। लेकिन के मोहम्मद ने हिंदुओं को भी सलाह दी है कि उन्हें देश में बाकी जगहों पर इस तरह की मांग नहीं उठानी चाहिए। दावों की लंबी सूची से समस्या और बढ़ेगी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, अयोध्या विवाद वामपंथी प्रोपेगेंडा की देन था। अयोध्या विवाद पर बोलते हुए मोहम्मद ने बताया कि वह 1976 में प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में हुई बाबरी मस्जिद की खुदाई से जुड़े थे। उनके अनुसार यह विवाद एक कम्युनिस्ट इतिहासकार के प्रभाव की वजह से बढ़ा। उस इतिहासकार ने मुस्लिम समुदाय को यह विश्वास दिलाया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। के मोहम्मद ने कहा कि शुरू में अधिकांश मुस्लिम समुदाय विवादित स्थान पर मंदिर बनने देने के लिए तैयार था।
उन्होंने बताया कि वह इतिहासकार खुद पुरातात्विक नहीं था और न ही उसने कभी खुदाई स्थल का दौरा किया। के मोहम्मद उन लोगों की आलोचना कर रहे थे जिन्होंने बिना जानकारी के झूठी कहानियां फैलाई। उन्होंने कहा वह समय बहुत अहम था। उस समय एक कम्युनिस्ट इतिहासकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मुस्लिम समुदाय को यह समझाया कि प्रोफेसर लाल को खुदाई में मंदिर के पूर्व अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह पूरी तरह उनकी बनाई हुई बात थी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के पास विरोध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। चूंकि इस इतिहासकार ने खुदाई से पहले, खुदाई के दौरान या बाद में कभी साइट का दौरा नहीं किया, विषय की जानकारी के बिना ही वे इस तरह की झूठी बातें फैला रहे थे, इसलिए किसी को तो इसका जवाब देना ही था। पहली बार प्रोफेसर बीबी लाल ने, जिन्होंने टीम का नेतृत्व किया था, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। मौजूदा समय में चल रहे मंदिर मस्जिद के तमाम दावों पर मोहम्मद ने सलाह दी, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। उनका कहना है कि राम जन्मभूमि के साथ साथ मथुरा और ज्ञानवापी हिंदू समुदाय के लिए बहुत अहम है। उन्होंने इसकी तुलना मुसलमानों के मक्का मदीना से की। उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय को ये तीनों स्थान स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए, लेकिन अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर चल रही याचिकाओं के सवाल पर उन्होंने कहा इन तीन के अलावा हिंदू समुदाय की ओर से कोई और मांग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नए नए दावे करने से समस्या हल नहीं होगी बल्कि संघर्ष और बढ़ेगा। कुछ हिंदू संगठन आगरा के ताजमहल पर दावा करते हैं। मोहम्मद ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य देते हुए कहा कि वह जगह मूल रूप से राजा मान सिंह का महल था, फिर जय सिंह को और बाद में शाहजहां को हस्तांतरित हुई। इसके दस्तावेज बीकानेर और जयपुर संग्रहालय में आज भी मौजूद है। ऐसे दावों पर उन्होंने कहा कि यह कट्टर हिंदू समूहों की एक और कोशिश जिसमें वे सब कुछ अपना बता रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।